तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ग दशम अध्याय 1। आज से हम क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा रिकॉर्डेड वीडियो होगा। लाइव थोड़ा सा नहीं हो पाता क्योंकि सिस्टम बेकार है, सिस्टम सही नहीं। अगर सिस्टम सही रहेगा तो हम सिस्टम जरूर हिलाने का क्षमता रखते हैं, है कि नहीं। लेकिन रिकॉर्डेड ही जाएगा क्रैश कोर्स, और रिकॉर्डेड ही देखना है और बिल्कुल समझना है, और बहुत मजा आने वाला है। बहुत ज्यादा मतलब करे तो जो बच्चा नहीं पढ़ा आज तक, मतलब सोए हुए था, आराम से नींद मार रहा था, सबको जगाना है और सबको पढ़ाना है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना, तुम लोग भी एकदम बोर्ड पे। ठीक, समझा कि नहीं। देखो, जिसका जो 10th देने वाला है उसको ना अपना समझना चाहिए कि हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या करना है। एग्जाम जब आएगा बाबू, तो बताओ एक आगो जो साथी है जो तुम्हारे साथ हल्ला करता है, एक आगो काम देगा? नहीं काम देगा। एक आगो जो तुम्हारे साथ घूमता है, काम देगा तुमको? नहीं काम देगा। तो पढ़ो, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे हो, है ना। किसके लिए पढ़ रहे हो? अपने लिए पढ़ रहे हो। ये सबसे समझना ज्यादा जरूरी है। तो हम चैप्टर का नाम क्या होगा? सबसे पहला चैप्टर क्या है बाबू? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, है ना। अध्याय का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या है अध्याय का नाम? वास्तविक संख्या, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। हम चाहते तो टेंजेंट के बारे में पढ़ा देते, वृत्त के बारे में पढ़ा देते हैं, लेकिन हमको लगता है कि नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 10वां चैप्टर पढ़ाने के बजाय एक से लेकर के कई चैप्टरों, 10 चैप्टर तक या तो 9 चैप्टर तक रिवीजन करना चाहिए। तो रिवीजन कर रहे हैं, वो भी क्रैश कोर्स के रूप में। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सबसे पहले जो हम जानेंगे बाबू, वो जानेंगे अंक के बारे में, और यहीं से शुरुआत होता है संख्या की। अंक कितने होते हैं बताओ? अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने अंक होते हैं? 9। 10 अंक होते हैं कि 9 अंक होते हैं? बताओ कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। कौन कौन अंक होते हैं बताओ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंक 9 होते हैं। ठीक है, अंक कितने होते हैं? 9। क्लियर है? अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं अंकों की सहायता से संख्या का निर्माण होता है। इन्हीं अंकों की सहायता से क्या बाबू? संख्या का निर्माण होता है। जैसे हम कह दें कि इकाई स्थान पर 5 है और दहाई स्थान पे 3 है, तो इससे क्या 35 का निर्माण होगा, है ना। इकाई दहाई, याद है इकाई दहाई? बचपन में तो पढ़ी होगी ना, इकाई दहाई सैकड़ा। अब बोल दें इकाई स्थान पर 6 है, दहाई स्थान पे 5 है और सैकड़ा के स्थान पर 4 है, तो ये बनेगा 456। सही बात है कि नहीं है? 456 बनेगा। तो ये हो गया बाबू संख्या, है ना। जैसे हम बोल दिए इकाई स्थान पे 9 है, दहाई स्थान पे 8 है और सैकड़ा के स्थान पर 6, हजार के स्थान 6 है, तो 6789। 6789 हो गया। कितना हो गया? 6789। जो भी बच्चा मेरे पास पढ़ता है उसको एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम हर एक साल ऐसे ही चलते हैं, आगे पीछे आगे पीछे। मैथ को तो इतना हम इतना भुंजिया बनाते हैं कि मत पूछो। बस विद्यार्थी रहना चाहिए तैयार, विद्यार्थी के अंदर इच्छा रहना चाहिए पढ़ने का। बाबू, हम लाख कोशिश कर लें, लाख प्रयास कर लें, लाख मेहनत कर लें, तुम्हारे पास सब चीज हम उपलब्ध करवा दें, कॉपी कलम किताब मार्कर बोर्ड, लेकिन जानते हो तुम्हारे पास एक चीज नहीं रहेगा ना, सब बेकार है। इच्छा। क्या है वो? इच्छा। अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है ना, तो फिर बाबू दुनिया का कोई टीचर, कोई शिक्षक, महान शिक्षक, है ना, दुनिया का ज्ञाता भी तुमको पढ़ा नहीं सकता है। तो अपने इच्छा को उस ओर ले जाओ। तुम सोचो 10th अगर तुम्हारा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो कौन पूछेगा तुमको? कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास जब अपना गुण है ही नहीं तो तुमको पूछने के लिए तैयार कौन है बताओ? कोई नहीं है। तुम्हारे पास अगर कुछ है, इसी वजह से तुमको पूछा जा रहा है। जिस दिन समझ में आ जाएगा लोगों को कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उस दिन तुम्हारा साथ छोड़ देगा। चाहे दोस्त हो, मित्र हो, भाई हो, बहन हो, सब स्वार्थ बस जुड़े होते हैं। समझ में आ रहा बात?
इसलिए अपने अंदर गुण, अपने गुण के ऊपर जरूर काम करो, हम यही कहेंगे। अपने ऊपर तुम मेहनत करो, अपने ऊपर काम करो, तब सही है। ठीक है, तो ये हो गया बाबू संख्या, अंक हम बता दिए संख्या अंक। अब संख्या कई प्रकार के हो सकते हैं। संख्या जो है सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम कहते हैं बाबू नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। देखो संख्या की जो शुरुआत होता है वो कहां से शुरू होगा? एक से शुरू होगा, जीरो से शुरू नहीं होगा। अरे ये अंक है, लेकिन संख्या की शुरुआत कहां से होगा बाबू? एक से होगा, एक से होगा, जिसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। संख्या है, उसी का तो यूज है मैथ में। एक से लेकर के अनंत तक हम गिनती जानते हैं, है ना। एक से लेकर के बहुत दूर तक हम गिनती को समझते हैं, तब जाकर के हम मैथ पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। सही बात है कि नहीं? तो ये कल तो गणित के पर्यावरण से मिला है, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, पर्वत हो गया, ये सब चीज क्या है? हमको पर्यावरण से मिला ना, हमने नहीं बनाया है। पहाड़ को हमने नहीं बनाया, झरना को हमने नहीं बनाया है। झरना कुछ झरना अपने से भी बनाया, वो बात अलग है, लेकिन जो नेचुरल चीजें हैं, जो मिला है, वो तो मिला है। उसी प्रकार से गणित में कुछ संख्या मिले हैं, और वो संख्या है प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की जितनी भी संख्या है ना, वो सब प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, हम यहाँ नहीं लिखते रहेंगे परिभाषा, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस समझ जाओ कि एक से लेकर के अनंत तक क्या कहलाएगा बाबू? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ठीक, क्लियर है? इसको हम नेचुरल नंबर एन से सूचित करते हैं। किससे बाबू? एन से, एन से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। बताओ बताओ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण का अर्थ हुआ, देखो जब हम संख्या गिनते हैं, संख्या गिनना शुरू करेंगे, गिनती किसको कहते हैं? तो गिनती बाबू एक से शुरू होगा। सही बात है कि नहीं? एक से शुरू होगा गिनती, होगा कि नहीं? रियल बात है, एक से शुरू होगा है। लेकिन जब हम गनेंगे तो एक चीज प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा बाबू? प्रॉब्लम यही होगा कि जब हम गिनती करेंगे तो एक का तो मतलब समझ में आता है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, सिस्टम पे नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी तुम सिस्टम पे देखा तो अभी तुमको हम मारेंगे। यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिस्टम में हम पढ़ा नहीं रहे हैं। बार बार कंप्यूटर में देख रहा है, यहाँ देखो यहाँ, ठीक है। बहुत खुश रहता तुम, सारा खुशी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। रुको, देखो एक मार्कर है मेरे पास, तो बात समझ में आता है कि एक मार्कर है, और मेरे पास मार्कर नहीं। जैसे तुम्हारे पास मार्कर नहीं है और हम पूछे कि तुम्हारे पास कितना मार्कर है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? कोई मार्कर नहीं। तो कोई मार्कर नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं के लिए जो शब्द आएगा गणित में वो है शून्य। क्या बाबू? शून्य। और शून्य जो है संख्या को परिपूर्ण कर देगा, पूरा पूरा कर देगा, है ना। तो वही कहता शून्य सहित गिनती की सारी संख्या। मतलब शून्य को अगर हम शामिल कर दिए किसमें? प्राकृतिक संख्या में, गिनती की सारी संख्या में, तो वो क्या कहलाएगा बाबू? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो पूर्ण संख्या कौन कौन होगा बताओ? जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक बाबू बताओ? अनंत तक होगा। कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो गया। अब हम आते हैं पूर्णांक संख्या के ऊपर। किसके ऊपर बाबू? पूर्णांक संख्या के ऊपर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या क्या है? ठीक है, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को हम बाबू होल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या को क्या कहेंगे? होल नंबर, होल नंबर, है ना। नंबर तो लिख लेना है, NUMBR। ठीक है, होल नंबर क्या कहेंगे बाबू? होल नंबर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं बाबू? इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। जिसको हम पूर्णांक संख्या को हम जेड से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? जेड से। ग्रीक भाषा में इसका जेड से कुछ नाम है, इसीलिए इसको हम जेड से सूचित करते हैं। हालांकि इंटीजर नंबर लिखा गया INTER, इंटीजर ऐसे लिखाएगा। ठीक है, इंटीजर नंबर। क्लियर? तो इंटीजर नंबर मतलब क्या हुआ? पूर्णांक संख्या। क्या हुआ?
पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये तो बात समझ में आता है, ठीक है। लेकिन देखो इसको हम समझाते हैं। मान लो मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक कलम अभी नहीं है, ठीक है, फिलहाल तो हम शून्य की स्थिति में है। और क्या है बाबू, हमने किसी से कलम मांग लिया तो हम ऋणात्मक चले गए, क्योंकि हमको उसको कलम लौटाना है, उसको कलम लौटाना है ना, जिससे हम मांगे हैं कलम उसको तो लौटाना है, तो अभी हम ऋण में चल रहे हैं। और कभी ऐसा समय रहा होगा जिस समय मेरे पास कलम था, तो उस समय हम किस स्थिति में थे? धनात्मक की स्थिति में थे, और जब हम मांगे तो ऋणात्मक की स्थिति में आए। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो हम शून्य की स्थिति में थे। हम अपने जीवन में है ना गणितीय आधार पर 3 स्थिति में होते हैं हमेशा। ये तो शून्य की स्थिति में, ये तो ऋण की स्थिति में, ये तो धन की स्थिति में होते हैं, है ना। वास्तविक जीवन में भी होते हैं। अगर हमने किसी से कर्जा लिया तो ऋण में भी है, और हमारे पास कुछ संपत्ति है तो धन में भी है, और कुछ ऐसे वस्तु हैं जो हमारे पास है ही नहीं, तो उसके लिए हम शून्य की स्थिति में है, ठीक है। तो वही कहता है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जिसमें हो गया बाबू 0, ठीक, 1 2 3, डॉट डॉट कहां तक जाएगा बाबू? अनंत तक, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? -1 -2 -3, ठीक है। कहां तक जाएगा बाबू? ये भी बताओ। अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ध्यान दे रहा है बोर्ड पे? एकदम बोर्ड पे ध्यान देना है बाबू, है ना। किसी को ब्लेम करने से, किसी को बदनाम करने से कुछ मिलेगा नहीं। अगर तुम बोर्ड पे ध्यान दे रहे हो तो तुमको समझ में आएगा, नहीं दे रहे हो तो तुम लाख बार कोशिश कर लो कि नीतीश सर जी अच्छा से पढ़े लिखो, नहीं कोई सुनने लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और सुनने लेगा हमरा भी बोले लगे तो हम उसको समझा देंगे कि हम पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, है कि नहीं। तो घाटा में तुम रहोगे, ध्यान दो हमेशा। मैथ एक ऐसा विषय है, यहाँ कलम उठाएगा आदमी तल तल बोर्ड पे लिखा जाएगा, बोर्ड पूरा भर जाएगा। कलम इधर फेंका गया तो उठाने लगेगा, तल तल देखा बोर्ड भर गया। नजर हटी दुर्घटना घटी, है बात है। मैथ में ऐसा है ही, थोड़ा सा भी नजर हटाओ गया। फालतू बात बोल रहे हैं तो इधर उधर देख लो, इधर उधर बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो समझाते हैं तो एकदम नहीं। तो क्या है बताओ? धनात्मक है। और क्या बाबू? ऋणात्मक है। ये क्या कहलाएगा? धनात्मक। और ये क्या कहलाएगा बताओ? ऋणात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? ऋणात्मक कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा बाबू? बताओ। शून्य कहलाएगा। शून्य कहलाएगा, ठीक है। शून्य क्या कहलाएगा बाबू? शून्य कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, है ना। संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए, पूर्णांक संख्या समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में, और अभाज्य संख्या के बारे में, सहभाज्य संख्या के बारे में। इन सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या बताने वाले हैं? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं बताओ? तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है उसको हम सम संख्या कहते हैं। मतलब एक ऐसा संख्या हम लेंगे जिसको हम 2 से भाग देंगे, ठीक है। और जब भाग देंगे तो शेषफल शून्य आया तो सम है, और शेषफल शून्य नहीं आया तो वो क्या है बाबू? विषम है, ठीक है। तो जैसे हम 2 से भाग देते हैं किसी भी संख्या में, 2 से भाग देते हैं बाबू 9 में, तो 2 चौक 8, बकिया 8 हो गया ना बाबू। घटाएंगे कितना आएगा? 1, यानी बाकी बचा शेष क्या बचा? 1 बचा। तो बताओ 9 जो संख्या है वो क्या बाबू? विषम है। और 9 कब सम होगा? तो 9 तभी सम होगा जब हम 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। 2 चौक 8, शेषफल क्या है? शून्य। इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है कि 2m+4 सम है या विषम है। तो देखो बाबू 2m, अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी बाहर निकाल लेंगे 2, तो क्या बचा? m+2,
और भागा देंगे 2 से, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बाबू कट गया, मतलब भागफल कुछ भी आए उससे हमको मतलब है, कट गया ना पूरा पूरी, तो शेषफल शून्य आएगा। इसका मतलब ये जो है संख्या सम के रूप में है, सम के रूप में है। इसके बारे में हम तो बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो नॉर्मली बता रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। चलो अब हम जाते हैं विषम संख्या। विषम संख्या भी बता ही दिए, मतलब अगर हमने भाग दिया इसमें और नहीं कटा, शेषफल क्या आया बाबू, 1 आया। मतलब कहने का अर्थ है कि जब हम भाग दिए किसी भी संख्या में तो शेषफल देखो 2 से जब हम भाग दिए, ठीक है, तो शेषफल इक्वल टू यदि 0 है तो कहलाएगा सम, ठीक है। कब, जब 2 से भाग देने पर, ठीक है, शेषफल क्या है बाबू 0, तो सम, और 2 से भाग देने पर शेषफल क्या है बाबू, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं है, तो क्या कहलाएगा बाबू विषम। दी गई संख्या क्या कहलाएगा विषम। क्लियर है, सम विषम ये बात काफी नॉर्मल है, और कई बच्चे समझ जाते हैं बड़ा आसानी के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में बाबू, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या किसे कहते हैं बताओ, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में भाज्य और अभाज्य के बारे में। तो भाज्य किसे कहते हैं बताओ, तो वह संख्या जो 1 से कट जाए, 1 से तो सब कटेगा, स्वयं से भी कट जाए और स्वयं से तो सब कटेगा, जो अन्य से कटे। और जानते हो भाज्य का मतलब ही होता है कटना, विभाजित होना। भाज्य शब्द है ना जिसका अर्थ ही होता है विभाजित होना। भाज्य मतलब विभाजित होना, ठीक है। भाज्य मतलब क्या होता है, विभाजित होना। क्लियर। तो अगर हम कोई संख्या है मेरे पास जैसे 2 है, ये तो मेरे पास 4 है, तो 4 क्या बाबू 1 से कटेगा, 4 जो है स्वयं से कटेगा और अन्य से कटेगा, मतलब 2 से कटेगा। मतलब कहने का अर्थ 4 को हम 1 से भाग देंगे 4 में तो आएगा भागफल स्वयं, और स्वयं को भाग देंगे 4 में तो आएगा भागफल 1। सही बोल रहे हैं ना। जैसे हम 1 से भागा दिए 4 में, ठीक है, तो भागफल क्या है स्वयं, स्वयं मतलब बाबू 4 है ना, और 4 को 4 से भाग दिए तो भागफल कितना है 1। क्लियर। तो ये कहलाएगा भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य से कटे, क्योंकि 1 और स्वयं से तो सब कटेगा। कौन ऐसा संख्या है दुनिया में बताओ जो 1 और स्वयं से नहीं कटेगा, कौन है बताओ, का नाम बताओ, जो 1 और स्वयं से नहीं कटेगा, सब कटेगा। तो जो 1 और स्वयं से कट रहा है और जो अन्य से कट रहा है उसका नाम होगा भाज्य। भाज्य मतलब तब विभाजित होना, और इसके आगे लगा दिए अभाज्य, क्या लगा दिए बाबू अ, तो अ का अर्थ जानते हो, अ जो है ना ये नकारात्मक चीजों को दर्शाता है, मतलब नहीं। जैसे सत्य, तो असत्य मतलब सत्य नहीं है, असत्य का अर्थ क्या हुआ, सत्य नहीं होना मतलब झूठ है। तो उसी तरह से अभाज्य मतलब विभाजित नहीं होगा। सही बात है। 7 जो है बाबू वो किससे विभाजित होगा, किसी से नहीं। अब बोलेगा सर 1 और स्वयं से नहीं होगा, तो 1 और स्वयं से सब होता है, इसीलिए ये किसी से नहीं विभाजित हो रहा, इसीलिए इसको हम कहेंगे अभाज्य। क्या कहेंगे अभाज्य। कहने का अर्थ जो 1 से हो विभाजित, स्वयं से हो विभाजित मतलब स्वयं से कटे, लेकिन अन्य से ना कटे, अन्य से ना कटे, अन्य से ना कटे, ठीक है। जिसे हम तुमको दिखाते हैं, 1 से हम भागा देंगे 7 में बाबू कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। और स्वयं से भागा देंगे 7 से भागा 7 में देंगे तो 1 बार में कटेगा। लेकिन 2 से भागा देंगे 7 में तो पूरी तरह से कटेगा, 2 से भागा देंगे 7 में तो पूरी तरह से कटेगा। द्वितीय 6, एक आया, नहीं कट रहा है, वहां तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, पूरा बोर्ड दिख रहा है। चलो तो अभाज्य और भाज्य समझ में आ गया है ना, अभाज्य और भाज्य, ठीक है। भाज्य को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं बाबू, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। शायद नहीं दिख रहा है, कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बाबू, प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। और सम को हम क्या कहते हैं बाबू, सम को हम कहते हैं इवन नंबर, क्या कहते हैं
सम संख्या को हम कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। और इसको हम कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं बाबू? ओड नंबर। विषम को ओड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या, ओड नंबर, विषम संख्या। क्या कहते हैं बाबू? विषम संख्या। क्लियर है? तो भाज्य अभाज्य समझ में आना चाहिए। अच्छा बताओ, सबसे छोटा जो है अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है बताओ? एक है कि दो है? देखो, एक को ना भाज्य में रखा गया ना अभाज्य में रखा गया, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है बाबू वो है दो। कितना है? दो, ठीक है। और सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है बताओ? तीन, चार है। कौन है? चार। क्योंकि तीन जो है बाबू, तीन जो है एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और अन्य से नहीं कटेगा, अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो ये अभाज्य है। लेकिन भाज्य कौन है सबसे छोटा बताओ? चार। सबसे छोटा। तो पूछता है कभी कभी प्रश्न कि एक ऐसी संख्या बताएं जो सबसे छोटा भाज्य संख्या हो और सम संख्या भी हो। तो चार भाज्य संख्या भी है, मतलब एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, अन्य से भी कट रहा है और सम भी है। दो से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, कट जाएगा ना। हाँ, तो बाबू भाज्य अभाज्य बता दिए। अब हम आ जाते हैं सभाज्य संख्या में। इसमें आ जाते हैं सभाज्य संख्या। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, परिभाषा लिखाने से कुछ होता नहीं है, परिभाषा लिखाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और तुम्हारे कॉपी में यदि लिखा है परिभाषा सजाकर और तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है तो बेकार है, वो एकदम बेकार है, सबसे ज्यादा घटिया है। इससे ज्यादा घटिया कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बस दिमाग में हटाओ कुछ बात को, है ना, उसको समझने की कोशिश करो और उसको अप्लाई करो, ठीक। यही सही चीज है, नहीं तो बेकार है सब, लिखना उखना बेकार है फिर। समझ में आ रहा है सुरुचि? अब शुरू से हम बता रहे हैं तो समझ में आ रहा ना खुशबू? ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलो ठीक है। देखो, सअभाज्य संख्या क्या पढ़ेंगे बाबू? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या है बाबू? जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, ठीक है। सअभाज्य संख्या तो कहता देखो, सह मतलब क्या हुआ बाबू? सात। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या तो जानते हो ना। तो कहता अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, यानी कहने का अर्थ मासा एक हो। मासा कितना हो बाबू? एक। मासा हम लोग कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताओ? 5 गुने 1 7 गुने 1। कॉमन कौन लगाओ? उभयनिष्ठ कौन है दोनों में? एक है ना, तो मासा कितना होगा? एक। तो बताओ, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मासा कितना हो बाबू? एक, क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या, जिसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर। क्या कहेंगे बाबू? को प्राइम नंबर। क्लियर है? सअभाज्य संख्या बता दिए। अब देखो, सअभाज्य संख्या के बाद हम बढ़ते हैं। हालांकि देखो, वास्तविक संख्या में ना हम अगर लॉन्ग इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो हम भिन्न के बारे में भी बता सकते हैं। सम भिन्न, विषम भिन्न, है ना, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न, ठीक। तो ये सब बाबू 8वां में ही पढ़ लिया जाता है, व्यतिक्रम भिन्न, ठीक है। और जहां तक की बात है क्लास 10th में, तो हमें थोड़ा शॉर्टकट में चलना होगा, प्लस में वही पढ़ना होगा जो हमारे सिलेबस में है ना, वही समझना होगा। और ऐसा नहीं कि भिन्न के बारे में नहीं जानता बच्चा। भिन्न किसे कहते हैं? जो अंश बटे हर के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं। सम भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, तो ये अगर ना भी समझे तो आगे बढ़ाया जा सकता है, 10th के मैथ को बनाया जा सकता है। तो हम 10th के पर्पज से पढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसे वीडियो क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब जो है सअभाज्य से बढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ऊपर आ जाते हैं डायरेक्ट, है ना। परिमेय अपरिमेय बताते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ये इस पे आ जाते हैं। तो बताओ, हम पढ़ाएंगे परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है बताओ? परिमेय संख्या क्या है जिसको हम कहते हैं सॉरी, रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? रेशनल नंबर, है ना। वास्तविक संख्या को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। ये रेशनल नंबर। और
अपरिमेय संख्या को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या कहते किसे बताओ? पहले परिमेय संख्या से पहले हम बता देते हैं भिन्न किसे कहते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में चलते हैं। देखो ऊपर वाला जो होता है ना वो अंश कहलाता है, नीचे वाला जो होता है वो हर कहलाता है, और इसको हम कहेंगे भिन्न। जैसे में 5/4 जो है ना बाबू एक प्रकार का भिन्न है। ठीक है, सम भिन्न है, विषम भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, भिन्न है बस ये जान लो। क्या है भिन्न? इसको हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न, जो अंश बटे हर के रूप में हो। ठीक है, क्लियर। हम पहले इंट्रोडक्शन दे देते थे, उचित भिन्न अनुचित भिन्न सब पढ़ा देते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म चला जाता था, और इसे 8वां में ही पढ़ने का है। विद्यार्थी छोड़ गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो अंश बटे हर के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं बाबू? भिन्न कहते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो। अरे वही हुआ, जो संख्या अंश बटे हर के रूप में हो, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में हो, है ना, जो संख्या अंश बटे हर के रूप में हो। फिर कहता कि उसके बाद कहता क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे जीरो दिखना नहीं चाहिए। अगर नीचे जीरो हो जाएगा, अगर नीचे जीरो हो गया तो क्या कहलाएगा? अपरिभाषित। जैसे तुमको हम बताते हैं 5/0 क्या कहलाएगा? अपरिभाषित कहलाएगा, अपरिभाषित। मतलब कहने का अर्थ है गणित में इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई जगह नहीं है, गणितज्ञों ने इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, इसको परिभाषित ही नहीं किया, इसको पद मान के ही नहीं चला, मतलब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, अपरिभाषित है। क्या बाबू? अपरिभाषित है, अनडिफाइन है, जिसका कोई डिफिनेशन नहीं है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं। ठीक है, क्लियर। जो अंश बटे हर के रूप में हो, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे हम लिख दिए 5/4, तो यहाँ पर बताओ पी कौन है? 5 है, और क्यू कौन है बाबू? 4 है। क्लियर, बात समझ में आता है। अब कहता है जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, तथा पी तथा क्यू सभाज्य संख्या हो। पी तथा क्यू क्या हो? सभाज्य संख्या। तो सर इसका मतलब जो है 12/8 परिमेय संख्या न है, तो सभाज्य संख्या न है दोनों। 12 और 8 का हम मासा निकालेंगे तो एक तो आएगा नहीं सर जी, 2 आएगा। तो कैसे आप कह रहे हैं कि सभाज्य संख्या होना चाहिए? पी तथा क्यू, पी ये हुआ, क्यू ये हुआ। देखो एक बात बता देते, जब हम सभाज्य संख्या निकालेंगे, ये भिन्न जो है ना बाबू पूरी तरह से ये सरल भिन्न में नहीं है, मतलब पहले संक्षिप्त भिन्न में अभी नहीं आया, इसको काटना पड़ेगा। 12/8 को पहले संक्षिप्त रूप करना पड़ेगा। बताओ, 3 चौक 12, 2 चौक 8, मतलब यहाँ 4 यहाँ 4, 4 4 क्या हुआ? आपस में कट गया। समझ रहे हो ना, हम काटना भी यहाँ पर सिखा दे रहे हैं तुमको। 4 12, 2 चौक 8, 4 से 4 खत्म है, समझ लीजिए। चलिए चलिए, तो 3/2 है ना बाबू, 3/2। देखो अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मासा कितना हो? 1। इन दोनों का मासा निकालो। 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? 3 गुने 1। 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा बाबू? 2 गुने 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वही होता है मासा। क्या होता है बाबू? मासा, महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है, तो कहता पी तथा क्यू क्या होना चाहिए? सहभाज्य संख्या होना चाहिए। और कहता ना पी पूर्णांक होना चाहिए और क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए। पी पूर्णांक होना चाहिए, क्यू भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या मतलब परिपूर्ण संख्या होना चाहिए। ऐसे नहीं हम कह दिए कि यानी बटे में नहीं, मतलब कहने का अर्थ पी पूर्णांक होना चाहिए, पूरा संख्या होना चाहिए। देखो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, कहने का अर्थ बाबू पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे देखो √3 का जो मान होगा ना बाबू, कुछ 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, शायद याद नहीं हमको, 1.73 कुछ है। ठीक है, 732 है, ध्यान से हटल है अभी। तो इसका जो मान है बाबू दशमलव में आ रहा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, टूटा हुआ संख्या है। अति सॉरी, पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक उस समय हम छोड़ दिए थे। पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? पूर्ण जोड़ अंक। पूर्ण जोड़ अंक मतलब ऐसा अंक जो पूरा है, टूटा हुआ अंक नहीं है। टूटा हुआ अंक कौन है? √2, √3, सबका जो मान आएगा टूटा हुआ होगा। क्या होगा बाबू? टूटा हुआ, परिपूर्ण नहीं है। तो पी पूर्णांक होना चाहिए और क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए, तब जाकर के बनेगा क्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय समझने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या सुनना पड़ा बताओ? वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में।
क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कहने का अर्थ है हर में हर में जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का अर्थ है कि नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? अगर नीचे में जीरो हो गया तब बाबू, नीचे में जीरो हो गया तो वो अपरिभाषित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिभाषित कहलाएगा। तो वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, है ना, पी क्या हो बाबू? पूर्णांक हो, है ना, पूर्णांक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, टूटा हुआ संख्या ना हो। क्यू भी क्या हो बाबू? पूर्णांक संख्या हो, ठीक है, टूटा हुआ संख्या ना हो। और पी तथा क्यू क्या हो बाबू? सहभाज्य संख्या हो। क्या हो? सहभाज्य संख्या हो। अरे बाबू रट लिया, याद कर लिया, ये तो हम भी जानते हैं, कौन नहीं जानता है? और कौन बच्चा नहीं याद कर लेगा? इसको हम लिखा देंगे, समझा देंगे, लिखा देंगे, बोलेंगे याद कर लो, याद कर लो, लेकिन याद करने से ज्यादा जरूरी है उसको समझना और उसको जीवन में अप्लाई करना और उसको रियल में अप्लाई करना, है कि नहीं? जहां हम मैथ बनाएंगे, ठीक है, उसको अप्लाई करना है, ये बड़ी बात है। तो जो अंश बटे हर के रूप में हो और हर बराबर जीरो ना हो, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? और पी पूर्णांक हो और क्यू पूर्णांक हो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहेगा सर जी आप ही ने बोले अंश बटे हर के रूप में हो, लीजिए पकड़िए, ये परिमेय संख्या है, अंडर रूट 3/2, लीजिए हम दे दिए आपको एक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, पी बटे क्यू के रूप में है रे, ऊपर और नीचे के रूप में है ना? अरे पी बटे क्यू मतलब ऊपर और नीचे के रूप में हो, और कुछ और आसान भाषा में बताएं तो। लेकिन पूर्णांक नहीं है, प्रॉब्लम इसके साथ है। कैसे नहीं है पूर्णांक? तो 1.7328 डॉट 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 अनंत। प्रॉब्लम तो यहाँ खड़ा होता है कि पूरा संख्या है ही नहीं कभी, आज तक कभी पूरा हुआ ही नहीं, इसीलिए कहा गया पूर्णांक संख्या। पी अलग पूर्णांक और क्यू अलग पूर्णांक होना चाहिए, दोनों को देखने के बाद पूर्णांक महसूस होना चाहिए और होना भी चाहिए, है कि नहीं? महसूस तो तुम कुछ भी कर लेगा, ठीक है? बात समझ में आ गया ना? हाँ, अब बोलेंगे बाबू 6/8 है, बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं? सर पी बटे क्यू के रूप में तो है, नीचे में जीरो नहीं है, सही है, पी पूर्णांक भी दिख रहा है, क्यू पूर्णांक, लेकिन इसका मासा जो है 2 आ रहा है, मासा 1 आएगा। पहले इसको संक्षिप्त रूप में करो, है ना, संक्षिप्त भिन्न जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? संक्षिप्त भिन्न, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं बाबू, मिटा देते हैं। अब उसके बाद हम आएंगे अपरिमेय संख्या में, नीचे जगह है कि मिटा देते हैं, मिटा के बताते हैं सबसे अच्छा। आवाज तो जा ही रहा है, रिकॉर्ड में हो रहा है कि नहीं? चलो अपरिमेय संख्या में आ जाते हैं, किसमें बाबू? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं बताओ? तो वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो, जो ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो, जहां क्यू बराबर जीरो हो। इतने बुद्धिमान आदमी कह रहा है कि ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में क्या हो बाबू? ना हो। आंख में लगता कुछ पड़ गया कि कह रहा है वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो, ठीक है, क्लियर। और की कहता है कि क्यू बराबर जीरो, क्या उसमें क्यू बराबर जीरो नहीं था, तो इसमें क्यू बराबर क्या हो? जीरो। गलत बात, जब कोई संख्या पी बाई क्यू के रूप में है ही नहीं बाबू, तो क्यू बराबर जीरो कहां से आ जाएगा? और जो हमेशा याद रखो, क्यू बराबर अगर जीरो हो रहा तो अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, ना उपरिमेय है ना अपरिमेय है। जीरो, अब 5/0 कौन सी है? परिमेय की अपरिमेय? कोई भी पूछे तो कहना ना परिमेय है ना अपरिमेय है, ये अपरिभाषित है, मतलब जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, जिसके बारे में गणितज्ञों ने आज तक कुछ कहा ही नहीं, ठीक है, क्लियर। ठीक समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा राधे? देखो क्या है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ना, अपरिमेय संख्या बाबू, अपरिमेय संख्या को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर,
आई होगा ना, इरेशनल नंबर। नंबर ठीक है, डबल आई हो जाएगा, इरेशनल नंबर ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे बाबू, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कहते हैं किसको है, तो वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना, है ना, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा ही ना जा सके, जिसको भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके, है ना, उसको हम क्या कहेंगे बाबू, अपरिमेय संख्या। तो जो पी बटे क्यू के रूप में ना हो, पहला सेंटेंस। फिर दूसरा सेंटेंस, जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव ना हो, पूर्ण वर्गमूल संभव ना हो, संभव ना हो, ठीक है, और जो अशांत अनावर्ती हो। एकदम हम बताएं बाबू, परफेक्ट, ठीक है, यही है परिभाषा जो तुम, हम भी जब पढ़ते थे ना तो अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा विचलित हुए थे, हमको भी लगता था परिमेय जो है उसका उल्टा कर दो, अपरिमेय। तो जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में ना हो, मतलब अंश बटे हर के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे में बाबू अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, ठीक है, इसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बोलेगा सर जी बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो बाबू देख लिया ध्यान, अंडर रूट 5/2, तो उनके मन में जो ख्याल आ रहा है वो हम पूरा कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अंडर रूट 5 का जो है बाबू, तुम यहाँ ध्यान दो, अंडर रूट 2 है ना बाबू, है अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का होगा 1.4, ऐसे करके कुछ होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसके नीचे में हम लगा दिए 3, अब बटे में 3 लिख देंगे, डॉट डॉट अनंत तक जा रहा था, इसको हम बटे में अभी कहाँ लिखें, पूरी तरह से बटे में है कहाँ, अभी खत्म होगा था ना, बटे में क्या हो जाता, शांत हो जाता ना वो, जाता नहीं रहता है, तो बटे में तो लिख ही नहीं पा रहे हैं, ऊपर नीचे भले दिख रहा है लेकिन है नहीं असल में, ठीक है, क्योंकि कहाँ तक जा रहा है बाबू, अनंत तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है बताओ, अनंत तक जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो अब कहता है जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव ना हो, तो बाबू देखो, अंडर रूट 3 का पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, अंडर रूट 2 का नहीं है, अंडर रूट 4 का है या नहीं है बताओ, अंडर रूट 4 का पूर्ण वर्गमूल संभव है, तो अंडर रूट 4 जो है बाबू वो कहलाएगा 2 के बराबर, और 2 जो है बाबू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब कहता अशांत अनावर्ती, तो बाबू आवर्ती अनावर्ती समझा देते हैं, ठीक है, परिमेय अपरिमेय, अशांत अनावर्ती, शांत क्या है अशांत क्या है सब समझा देते हैं, ठीक है। अपरिमेय में इस पॉइंट को जो है फुल स्टॉप हम करते हैं और हम समझाते हैं शांत अशांत क्या है, ठीक है, अपने समझ में आ जाएगा अशांत अनावर्ती क्या है। ऐसे एक शब्द में बोल लेते हैं कि देखो, दशमलव के बाद यदि कोई संख्या बार बार रिपीट ना होकर के अलग अलग संख्या है और वो कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, दशमलव के बाद, यानी वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार बिना रिपीट किए, है ना, अनंत तक जाए, एक ही संख्या बार बार आ रहा नहीं ना, और जो संख्या एक ही संख्या बार बार आएगा, जैसे 1.99999 अनंत तक, इसको बटे में लिखा जा सकता है, बनाया होगा ना रेकरिंग वाला, है ना। चलो ठीक है, बता देते हैं शांत अशांत के बारे में। 3 मिनट बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट पे थे, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये बताएंगे, उसके बाद एक डिवीजन लेमा के बारे में, डिवीजन विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे। देखो बाबू, सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या, ये तो हम ऐसे बात करते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, मतलब जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगा, परिमेय संख्या हो गया बाबू। परिमेय जो होगा बाबू हमेशा शांत होगा, क्या होगा बाबू, हमेशा शांत होगा, अगर वो अशांत हो गया
अशांत हो गया, अशांत हुआ, तो भी वो परिमेय कहलाएगा। कब? जो आवर्ती होगा, और जो अनावर्ती होगा उस इसमें चल जाएगा, अपरिमेय में। किसमें चल जाएगा बाबू? अपरिमेय संख्या में। देखो अब समझाते हैं, ये क्या चक्रव्यूह हुई है, ये क्या बना दिए सर, मतलब ये क्या है? अरे बाबू सब समझ में आएगा। वास्तविक संख्या में सब आ गया, रियल नंबर, रियल नंबर सबका जो है ना मतलब जनक है, कल तो पिताजी है ना। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सबका है रियल नंबर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होते हैं बाबू? शांत होते हैं या तो अशांत होते हैं। शांत कब होगा बाबू? जैसे देखो हम भागा दिए 5 से भागा दिए 8 में, ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा बाबू, 8 से भागा दे दो 5 में, जल्दी से पॉइंट आ गया, यहाँ 0 आ गया, 8 सौ 48, 2 आ गया, 0 फिर से लेंगे, 8 का 8 16, 4 आ गया, 8 5 40। क्या है बाबू इसका दशमलव प्रसार? 5/8 का दशमलव प्रसार क्या है बताओ? 0.625। जिसको दशमलव का भागा नहीं आता ना, बहुत लफड़ा में फंसने वाला है ना, खास करके क्लास 10th में, ठीक है, उसके साथ बहुत गड़बड़ होगा। तो देखो बाबू ये संख्या शांत है, दशमलव प्रसार के बाद ये क्या है, इसका जो दशमलव के बाद जो है इसका संख्या जो शांत है कि नहीं? मतलब कहने का अर्थ दशमलव प्रसार इसका क्या है? शांत है। एक निश्चित संख्या जाने के बाद समाप्त हो जाता है, रुक जाता है, तो ये शांत है, और नहीं रुकेगा तो अशांत है। अब नहीं रुकेगा दो तरह से, नहीं रुकेगा दो तरह से, एक है आवर्ती, एक है अनावर्ती। तो जो आवर्ती होगा बाबू वो भी शांत है बेचारा, वो भी परिमेय है। आवर्ती जो होगा वो भी क्या है? परिमेय है। आवर्ती कब होगा? जैसे तुमको एग्जांपल देते हैं, किसका दे दें, 1/3 का देते हैं तुमको। 3 से भागा दो 1 में, कितना आएगा? 3 3 9, फिर 0 लो, फिर 3 आएगा, डॉट 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 कहां तक जाएगा? अनंत। तो देखो बाबू शांत का एग्जाम्पल था 5/8, जो कि हो गया 0.625, ठीक है। आवर्ती जो हुआ बाबू वो हुआ 1/3 बराबर क्या ले ली बाबू? 0.333333 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। कहां तक बाबू? अनंत तक। और इसको भी बटे में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? क्लास 9th में पढ़ा होगा ना क्लास 9th में, इसको कैसे बटे में लिखा जा सकता है। एक शॉर्टकट तरीका है रेखविंग का, और एक लॉन्ग टर्म तरीका है जिसमें मान करके हम चलते हैं, एक्स, है कि नहीं? तो पढ़ा होगा 9th में, जो बच्चा पढ़ा होगा मैथ उसको पढ़ा होगा एकदम काफी डिटेल के साथ। अब देखो बाबू आ जाते हैं अनावर्ती में। अनावर्ती के साथ क्या लफड़ा है? जैसे देखो एक बात है 22/7, है ना, तो जब हम 7 से भागा देंगे 22 में, हालांकि हम भागा देने के लिए नहीं बैठेंगे, ठीक है, 22/7 याद है पाई का है, पाई का मान है, जो पढ़ा होगा वृत्त के बारे में, जो पढ़ा होगा, फिर मारेंगे तुमको मन, बता रहे हैं, कल मार रहा उसको, उसको इधर घूम पहले, इधर देख। देखो 22/7 जो है वो क्या है बाबू बताओ? 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन हम 7 से भागा देंगे 22 में, तो दशमलव में बदलेगा, तो इसका जो मान आएगा वो कहलाएगा परिमेय संख्या। यानी 22/7 का जो एग्जैक्ट मान है बाबू वो क्या है बाबू? 3.143 डॉट 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 अनंत तक है। तो ये कहलाएगा अपरिमेय, और ये कहलाएगा परिमेय। इसीलिए ई जो है पाई का एग्जैक्ट मान है, इसीलिए पाई कहला जाता है अपरिमेय, और 22/7 क्या कहलाता है? परिमेय। क्लियर? 22/7 जो है बाबू हमेशा परिमेय कहलाएगा, क्योंकि उसको बटे में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो मान होगा हल करके जो आएगा वो हो जाएगा अशांत अनावर्ती। और जो अशांत अनावर्ती होगा, अनावर्ती बाबू मतलब बाबू दशमलव प्रसार जो है अलग अलग संख्या है, 1.432865 डॉट 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 अनंत तक, क्या बाबू? अशांत है और अनावर्ती है। आवर्ती का अर्थ होता है रिपीट करना, एक ही संख्या बार बार आना, ठीक है, और अनावर्ती का अर्थ होता अना, अलग ज्ञान, अनावर्ती अना, आवर्ती मतलब दोहराना, पुनरावृत्ति पढ़ा हुआ, पुनरावृत्ति आवृत्ति, ठीक है, आवर्त, आवर्त गति पढ़ा होगा ना फिजिक्स में,
एक ही गति बार बार ऊपर नीचे, वो आवर्त गति है। आवर्ती संख्या, अनावर्ती मतलब अलग अलग संख्या आ रहा है दशमलव के बाद, तो ये अनावर्ती है। और जो अनावर्ती होगा वो अपरिमेय कहलाएगा। देखो अशांत से नहीं निकला है अनावर्ती, चला गया वहां। ई भी अशांत है, ई भी अशांत है और ई भी अशांत है। इसको हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती। इसको हम क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती। और अशांत आवर्ती जो होगा वो परिमेय कहलाएगा, लेकिन अशांत अनावर्ती जो होगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। तो शांत अशांत समझ में आ गया कैसे चक्रव्यूह है? क्लियर है? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? अब पाई क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है, और 10/7 क्या अपरिमेय संख्या है। काफी हम डिटेल में जाएंगे, समझा सकते हैं काफी डिटेल में जा, इतना तुम्हारे लिए काफी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बाबू? बताओ। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आ जाते हैं विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है, एक परिमेय है बाबू कि परिमेय है, प्रमेय है कि यदि किसी संख्या को, सुनो, यदि पी स्क्वायर को क्यू विभाजित करता है तो पी को क्यू विभाजित करेगा। मतलब इसका अर्थ समझते हो? देखो पी के जगह पर पी का मान ले लिए हम, पी इक्वल टू ले लिए 6। ठीक है, तो 6 को कोई संख्या विभाजित कर रहा है, जैसे सॉरी पी बराबर हम ले लिए 6। ठीक है, तो 6 के स्क्वायर को कोई काट रहा है। कौन काट रहा है? वो 3 काट रहा है। ठीक है, नहीं काटेगा। 6 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ? 36/3 काट देगा ना पूरा तरह से? बताओ, और 36 काट रहा ना, तो इसका अर्थ है कि वो 6 को भी काटेगा। मतलब पी के स्क्वायर को काट रहा, मतलब 6 के स्क्वायर को काट रहा कौन? क्यू। क्यू बराबर यहाँ पर कौन है बताओ? क्यू बराबर क्या है बाबू? 3। ठीक है, तो कहता है कि क्यू जो है पी को भी काटेगा, मतलब 6 को कौन काटेगा? 3 भी काटेगा। इस चीज को प्रूव कर दिए, समझा दिए ने। तो ये परिमेय है। ठीक है, इस चैप्टर में, इस अध्याय में। ठीक, अब उसके बाद जो है बाबू विभाजन एल्गोरिथम है, जो कि तुम बचपन में पढ़ा होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। थोड़ा सा हम काफी तेजी के साथ बताते हैं। ठीक, 1 घंटा का तो क्लास चल ही गया होगा लगभग, 5 मिनट फालतू है। जैसे देखो हम बाबू भागा दे रहे हैं 12 से, 35 में भागा दे रहे हैं, तो बड़का 12 बन 24 32 36, बड़का 12 24 32 36 ज्यादा हो जाएगा ना। 2 बार में लगाएंगे बाबू, कितना आएगा? 1, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे बताओ? इसको हम कहेंगे भाजक, और बीच वाले को हम क्या कहेंगे बाबू? भाज्य। भाज्य कहेंगे चोट्टा कहीं का। इसको हम कहेंगे भागफल, और ये हो गया बाबू शेषफल। फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। प्लस में क्या होता है बाबू? शेषफल। ठीक है, वही कर दिया। यहाँ मान लिया संख्या, देखो बाबू यहाँ पर क्या लिया बाबू? a/b संख्या लिया, a/b। अच्छा, इसको हम बटे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 35/12 है। तो कहता है b से हम भाग दे रहे हैं किसमें? a में, और जो भागफल आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? q, कोसेंट। ठीक है, और जो शेषफल आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर। तो इसी के जगह पर लिख दिया। ए की जगह पर भाज्य की जगह पर क्या है? a, भाज्य की जगह पर क्या है? b, भागफल की जगह पर क्या है? q, शेषफल की जगह पर क्या है? r। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी सुनो, तुम मासा आज तक बचपन से बनाते आ रहे हो ना। जैसे देखो तुमको बोल रही है कि तुम बताओ इन दोनों का मासा कितना होगा, तो तुम क्या करेगा? 11 से भागा देगा 12 में, कितना बार में? एक बार में एक आएगा। अब 1 से भागा देगा किसमें? 11 में, कट जाएगा ना? हो 11 बार में आए। तुम्हारा शेष भागफल कितना है? अभी मासा कितना है? 1। तो विभाजन एल्गोरिथम जो नियम है वो है बनाने का नियम है। क्या बनाने का नियम है बाबू? मासा बनाने का। पूछेगा विभाजन एल्गोरिथम जो नियम है वो क्या बनाने का नियम है? तो मासा बनाने का नियम है। और यहाँ पर जो है ना बाबू प्रमेयिका है, एक प्रमेयिका है। क्या प्रमेयिका है? तो देखो एक चीज देखो, शेषफल जो है कभी कभी क्या आ सकता है? शेषफल मतलब आर जो है कभी कभी 0 के बराबर आ सकता है। कट जाएगा नहीं आएगा बराबर। और 12 भागा दे दे हम गलती से 24 में आए, लो आ गया 0। तो 0 के बराबर हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है बड़ा 0 से, लेकिन इससे तो छोटा होगा। और इसको हम क्या कहते हैं?
बी कहते हैं, तो बी से छोटा होगा। बी से छोटा होगा कौन? शेषफल। इसको कहेंगे प्रमेय।